हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो पिछले लेक्चर तक हम पढ़ रहे थे किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो उसी वाले पोर्शन को, उसी डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर के अंदर। तो हम कहाँ तक आ गए थे? हमने एक कार्तीय निर्देश तंत्र लिया था एक्स वाई जेड, और उसके अंदर हमने एक्स वाई तल में एक बंद पथ का निर्माण किया था। ओ ए बी सी, ओ से स्टार्ट होगा, ए बी सी, ठीक है, और फिर वापस ओ पे आ जाएगा। ये पूरा बंद पथ था एक्स वाई तल में। तो उसमें हमने कर्ल की जो दिशा देखी थी वो दाएं हाथ के नियम से, राइट हैंड रूल से कहाँ आई थी? उस पृष्ठ के लंबवत, जो एक्स वाई तल में पृष्ठ बनेगा उसके लंबवत जेड दिशा में। ठीक है, तो पहले उसको बना लेते हैं। अपना क्या कहाँ तक आ गए थे? देखो, हमने इस प्रकार से एक कार्तीय निर्देश तंत्र लिया था। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स। तो मैंने यहां पर एक बंद पथ का निर्माण किया था इस प्रकार से। ये क्या है? वामावर्त दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। देखो, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसको क्या बोला जाता है? वामावर्त दिशा। तो ये था O, ये बिंदु था A, ये बिंदु था B, और ये बिंदु था C, और O A B C O, ये पूरा पथ बन गया। अब इसमें एक वेक्टर परिभाषित था, वो था AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। ठीक है, AX I कैप यानी इस दिशा के अंदर, X दिशा के अंदर, यहां पर ये वाला जो घटक था वो था AX, इस दिशा में था AY, और इस दिशा में कौन सा घटक था? AZ। इसका मतलब इतना सा है कि x दिशा में घटक किसी सदिश का वेक्टर a का घटक है ax, y दिशा में ay है, और z दिशा में az है। ये तीनों मिलकर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप किसका निर्माण करते हैं? एक सदिश का निर्माण करते हैं a वेक्टर का। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने क्या किया था? हमें कर्ल का मान निकालना है। और देखो, राइट हैंड इस प्रकार से घूम रहा है, जेड, क्योंकि जेड क्या है? बोर्ड, अब ये दिख रहा है आपको बोर्ड में है, लेकिन एक्स और वाई है बोर्ड में, जेड तो बाहर है आपकी तरफ। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो अंगूठे की दिशा कौन सी दिशा में आ रही है? जेड में। तो कर्ल की जो दिशा आएगी वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, कौन सा घटक आएगा? जेड घटक निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? इसका मान एक बार फिर से निकाल लेते हैं। देखो, जो यहां पर बंद पथ का रेखा समाकलन होगा वो होगा ओ ए बी सी ओ, ये होगा ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, तो इसके चार भाग आए थे, पहले ओ से ए, फिर ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से ओ। ओ से ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये रेखा समाकलन है, और यहां पर ये बंद पर है तो ये परिसंचरण है। ठीक है, प्लस फिर आएगा ए से बी, क्लियर? फिर जाएगा ए से बी, चला गया बी से सी और सी से ओ, तो बी से सी प्लस सी से ओ, ये अपना था समीकरण नंबर जो भी था एक था। अब हमने अलग अलग मान ज्ञात किया था सबका। ये वाली लंबाई dx थी, ये वाली लंबाई dy थी। इस लंबाई कितनी है? dx, और ये वाली दूरी कितनी है y दिशा में? ये जो पार्ट है ये OC और AB बराबर है, तो ये था dy। इस दिशा में दूरी कितनी है? dy। तो O से A पथ पर रेखा समाकलन का मान कितना आया था? ये हमने निकाल लिया था। कितना आया था? ax dx, क्योंकि इसमें देखो a को dl का मतलब है रेखा अल्पांश, तो dl यहाँ पर है dx i कैप, और a वेक्टर तो पूरा होगा,
लेकिन dx i कैप का जब पूरी के साथ गुणा करेंगे तो केवल ax के साथ ही गुणा होगा, डॉट i कैप डॉट i कैप बनाएगा, बाकी i डॉट j और i डॉट k सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x dx ax, ठीक है, dx, और दिशा कौन सी है, प्लस x में, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, पॉजिटिव का। फिर हम निकाल लेते हैं c से o ये वाला, इसका मान कितना निकल के आया था, इसका मान निकल के आया था अपना माइनस a बाई डी वाई आना चाहिए था, लेकिन हम o से c नहीं जा रहे, हम c से o आ रहे हैं, इसलिए माइनस साइन आया था माइनस a बाई डी वाई। ठीक है, तो अपना जो पार्ट निकल के आए थे, जो टोटल परिसंचरण निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, ओ ए बी सी ओ ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, ये टोटल, इसमें देखो ax वाले पार्ट सब कैंसिल आउट हो गए थे, ये निकल के आया था डेल ए बाई डेल एक्स। ठीक है, और यहां पे क्या था, dx, और फिर माइनस था डेल ax बाई डेल y dy dx। ठीक है, ये निकल के आया था। यहां से एक काम कीजिए, dx dy कॉमन ले लीजिए, तो यहां से बच जाएगा डेल ay बाई डेल x माइनस डेल ax बाई डेल y, और बाहर आ जाएगा dx dy। ठीक है, ये किसका मान है, ये है इस परिसंचरण का मान, ओ ए बी सी ओ। ठीक है, बंद समाकलन या परिसंचरण का मान कितना है, डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई dx dy। ठीक है, अब इसका मान कहां रखना है, कर्ल के फॉर्मूले में। अतः z दिशा में कर्ल का घटक निम्न होगा, कितना घटक होगा, देखिए ये होगा कर्ल ऑफ सी यू आर एल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जेड घटक, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट। ठीक है, और ये कितना आएगा, ये आएगा लिमिट, अब जब z घटक की बात कर रहे हैं तो एरिया एक्स वाई तल में आएगा, और एक्स वाई तल में एरिया कितना होगा, dx dy, तो dx dy टेंड्स टू 0, परिसंचरण अधिकतम ए वेक्टर डॉट dl जो हमने निकाला है, अधिकतम परिसंचरण हमेशा लंबवत, किसी भी पृष्ठ के लंबवत दिशा में ही निकलता है, डिवाइडेड बाई dx dy, ये होगा कर्ल जो हमने निकाला उसका z कंपोनेंट। ये कैसे निकलेगा, ये जो मान आया है ये रखो और dx dy से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही dx dy से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा पार्ट, तो यहां से आ जाएगा डेल a y बाई डेल x माइनस डेल ax बाई डेल y। ठीक है, ये निकल के आएगा, आप नीचे लिख लेना dx dy, यहां पे लिखो dx dy और ऊपर लिखो dx dy, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा और अपना आंसर ये आ जाएगा डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई। ये निकल के आ गया कर्ल ऑफ ए का जेड कंपोनेंट का परिमाण। ठीक है, कर्ल ऑफ ए का जो जेड घटक है उसका परिमाण है ये। ठीक है, यहां तक नोट करो इसको। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लिया, अपने पास ये रिजल्ट आया है, अब इसको सबको हटा देते हैं। अभी हमने कल जो पथ लिया था वो एक्स वाई तल में लिया था, इसलिए कर्ल का घटक कौन सा आया है, जेड, क्योंकि एक्स वाई तल के लंबवत कौन सा होता है, जेड।
ठीक है, तो जेड घटक निकालने के लिए आपको एक्स वाई तल लेना पड़ेगा, यही ट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसी प्रकार कर्ल ऑफ, इस प्रकार से लिखो सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के कर्ल का y घटक या x घटक जो भी आपको लेना है, निम्न होगा। देखो ध्यान से देखिए, हम उसी फॉर्मूले को देखकर इसका आंसर लिखेंगे। x घटक कब आएगा? जब हम yz तल में पथ लेंगे, क्योंकि जब yz तल में लेंगे तो फिर अपना घटक कौन सा आएगा, उसकी दिशा क्या होगी, जैसे yz तल है तो उसकी दिशा होगी x के अनुदिश। ठीक है, उसके हिसाब से लेना है। तो यहां पर आएगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर का x घटक। ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का क्या आएगा, x घटक आएगा, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। और ये आएगा अपने पास, देखो वहां पर हमने z लिया था, तो z के बाद में क्या आता है साइक्लिक ऑर्डर में, चक्रीय क्रम में x। ध्यान से देखो पिछले वाले फॉर्मूले को, जब z घटक लिया तो अंदर था डेल ay बाई डेल x माइनस डेल ax बाई डेल y। अंदर z नहीं है, ना तो a का घटक है ना ही x और y में, मतलब जिसके सापेक्ष डेरिवेटिव हो रहा है, अवकलन हो रहा है, z नहीं है अंदर। अब जब x घटक होगा तो अंदर x नहीं आएगा। ठीक है, जब यहाँ z था तो पहले अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा था, x के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि z के बाद चक्रीय क्रम में कौन आता है, x। ठीक है, अब देखो, अब यदि मुझे x घटक निकालना है, सिमेट्री से, सममितता से देख के लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, x यदि घटक ले रहा हूं तो x के बाद कौन आता है चक्रीय क्रम में, y, तो पहले होगा y के सापेक्ष अवकलन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ट्रिक है डायरेक्ट लिखने की। हमने एक पार्ट निकाल लिया, उसी की सममितता के आधार पर हम दो पार्ट लिखेंगे, x और y घटक। ठीक है, चलो, जब यहां y ले लिया, y के सापेक्ष का घटक आएगा az, क्योंकि अंदर x नहीं आएगा, ना तो ax आएगा, यहां पर ax नहीं आएगा अंदर। ठीक है, माइनस डेल, अब देखो x के बाद में y, y के बाद में z। अरे जब एक बार y के सापेक्ष हो गए az का, तो फिर ay का होगा z के सापेक्ष। ठीक है, ये अपना निकल के आएगा, जो भी आपकी इक्वेशन चल रही थी, जैसे मान लो कि वो थी, ठीक है, a इक्वेशन थी, तो इसको मैंने दे दिया b। अब आपके हिसाब से देख लेना, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो ये वाला पार्ट निकल के आया था z कंपोनेंट, पिछले वाले जो इक्वेशन, उसको हमने समीकरण नंबर कितना दिया है उससे आगे का दे देना, जैसे उसको 4 दिया है तो इसको 5 दे देना। ठीक है, एवं कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जो y घटक आएगा, ठीक है, जो y घटक आएगा वो क्या आएगा, देखो y के बाद में क्या आता है, y के बाद में आता है z। जैसे x के बाद में y आया था तो y के बाद में कौन आता है, z आता है, तो पहले z के सापेक्ष होगा। अब अंदर यहाँ y है ना, y घटक ले रहे हैं ना, तो मतलब तल कौन सा है, जो अपना तल है पथ का, वो है zx तल या xz तल, zx बोलना सही रहेगा। ठीक है, तो पहले z के सापेक्ष होगा ax का, क्योंकि अंदर ay तो आएगा नहीं, तो जब ay नहीं आएगा तो फिर z के सापेक्ष x का होगा और x के सापेक्ष इसका होगा az का। ठीक है, यहाँ ay नहीं आएगा, बस ट्रिक ये है। समीकरण नंबर सी। अब a b c जो हमने निकाल लिए 3, ठीक है, अब ये घटक आ गए तीनों, अतः सदिश ए वेक्टर का कर्ल निम्न होगा। अब हम लिखने जा रहे हैं रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। सदिश ए वेक्टर का कर्ल निम्न होगा, और वो कितना होगा वो मैं लिख रहा हूं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर
अब घटक ले लिया हूं, अब कर्ल ए वेक्टर है, मतलब इसमें दिशा भी लेनी पड़ेगी। देखो इस प्रकार से कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर का यदि एक्स कंपोनेंट ले रहे हो, एक्स कंपोनेंट ले रहे हो तो उसके साथ उसकी दिशा भी दे लो आई कैप, क्योंकि एक्स कंपोनेंट का मतलब है कि एक्स के अनुदिश कर्ल की दिशा है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, आई कैप आएगी, प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट जे कैप और कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट के कैप। ठीक है जी। अब इन तीनों के ए, ये सॉरी ये तो अपना क्या है बी, ये सी और ये ए, सभी का मान रख दो। मान रखने के बाद में क्या आएगा, मान रखने पर, मान रखने पर अपने पास क्या आएगा, देखो इधर से ये आएगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर, सबका मान रखेंगे तो सबका मान रखने पर ये एक्स कंपोनेंट कौन सा है, ये रहा, डेल Az बाई डेल वाई माइनस डेल ay बाई डेल जेड, और यहाँ वाई कंपोनेंट प्लस दूसरा कौन सा है, ये रहा, डेल x बाई डेल जेड माइनस डेल az बाई डेल x, जे कैप प्लस तीसरा क्या है, डेल ay बाई डेल x माइनस डेल ax बाई डेल y के कैप। ठीक है, नोट करो इसको, हो गया नोट। ये अपना फाइनल फॉर्मूला है। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन और करना है, देखो थोड़ा सा इसको और करेक्ट सही तरीके से लिखना है। देखिए ये जो अपना रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हम एक अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। सारणी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो जरा, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, यहां आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड। इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, इसको जब हल करेंगे तो अपने को यही मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, आई कैप यदि निकालना है तो पहला कॉलम फर्स्ट रो ढक जाएगा, डेल बाई डेल वाई किसका होगा, ए जेड का, यानी डेल ए जेड बाई डेल वाई, डेल ए जेड बाई डेल वाई, माइनस होगा डेल ए वाई बाई डेल जेड। ये रहा, देखो मिल गया पहला कंपोनेंट। दूसरा करेंगे सॉल्व, प्लस जे कैप यदि लेना है आपको, प्लस जे कैप लेना है तो फिर प्लस जब लेते हैं तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होता है और फिर ये इससे, अदरवाइज जब माइनस जे कैप लेते हैं, माइनस जे कैप में क्या होता है, पहले ये इससे और फिर ये इससे। ओके, समझ में आ रही है बात। तो जब प्लस जे कैप लेंगे तो ये इससे होगा कि डेल ax बाई डेल जेड, डेल ax बाई डेल जेड माइनस डेल az बाई डेल x, देख लो आपके सामने, और ऐसे ही तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, दो सदिश, दूसरा तो ए वेक्टर है, ये भी एक सदिश है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, डेल संकारक याद है आपको। तो ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरह है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहला वेक्टर कौन सा है, डेल, दूसरा कौन सा है, ए वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल संकारक सदिश गुणनफल ए वेक्टर से। अतः किसी सदिश का कर्ल डेल संकारक के उस सदिश के साथ, डेल संकारक के उस सदिश के साथ सदिश गुणनफल के बराबर होता है।
यानी किसी सदिश के ऊपर जब डेल क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो जाए, ऑपरेट हो जाए, तो उसका मान किसके बराबर आता है? कर्ल के बराबर आता है। याद कीजिए, यदि दो सदिशों के बीच में जैसे डॉट का साइन आता था कि जब डेल किसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल के रूप में मल्टीप्लाई होता है, तब इसको हम पढ़ते थे डाइवर्जेंस। लेकिन जब सदिश गुणनफल के रूप में आता है, इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? इसको पढ़ेंगे कर्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, ये अपना क्या आ गया? कर्ल का फॉर्मूला। अब जब भी हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा तो वो देगा ए वेक्टर। अब ए वेक्टर के रूप में वो ई वेक्टर भी दे सकता है विद्युत क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र भी दे सकता है, वो एफ वेक्टर भी दे सकता है, कुछ भी, वो वी वेक्टर भी दे सकता है। तो हमें करना क्या होगा? हमें सांटिक में मान रखना होगा पहला घटक, दूसरा घटक, तीसरा घटक, और इसको सोल्व करना होगा। जो आंसर आएगा वही उस सदिश का क्या हो जाएगा? कर्ल हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम करना है। चलो, अब ये तो हो गया इसका सूत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने इसका व्यंजक प्राप्त कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका भौतिक महत्व क्या है। तो किसी सदिश के कर्ल का भौतिक महत्व ये है कि किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल की प्रवृत्ति क्या होगी, जो उसका भौतिक महत्व है वो किस प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है। तो किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल उस सदिश क्षेत्र के घूर्णन या परिसंचरण की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है कि घूर्णन है या नहीं है। ठीक है, यदि घूर्णन हो रहा है तो वहां पर उसका कर्ल नॉट इजिकल टू 0 होगा। डेल क्रॉस ए वेक्टर नॉट इजिकल टू 0 होगा। दिखाया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, और यदि कोई सदिश अघूर्णी सदिश है, ठीक है, तो वहां पर अघूर्णी सदिश का मतलब क्या होगा? अघूर्णी सदिश का सीधा सा मतलब है कि डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या है? 0 है। मतलब कर्ल उसका 0 है, कर्ल मौजूद नहीं है, मतलब वो नहीं घूम रहा। और यदि नहीं घूम रहा है तो वो कैसा होगा? अघूर्णी। तो अघूर्णी का मतलब होता है डेल क्रॉस ए बराबर 0, और घूर्णी सदिश का मतलब होता है डेल क्रॉस ए नॉट इजिकल टू 0। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। तो भौतिक महत्व लिखो। भौतिक महत्व किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का अर्थ उस सदिश के घूर्णन या परिसंचरण, घूर्णन का मतलब रोटेशन और परिसंचरण का मतलब सर्कुलेशन, घूर्णन या परिसंचरण से व्यक्त किया जाता है। किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का अर्थ उस सदिश के घूर्णन या परिसंचरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। या किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का अर्थ यह है कि उस सदिश का घूर्णन या परिसंचरण की प्रवृत्ति क्या है, जैसे भी लिख सकते हैं कि उसका घूर्णन हो रहा है या परिसंचरण हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक हो इसको। अब इसके ऊपर डायग्राम ये दो तीन चित्र बना लो। इस प्रकार से बनाना है कि जैसे एक तो ये है अपने पास, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बनाओ। यहां देखो किस प्रकार से घूम रहा है,
घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में। मतलब इसका कर्ल मौजूद है या नहीं है, ये घूर्णी है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। ये घूर्णी है, इसका कर्ल मौजूद है, यानी कर्ल डेल क्रॉस ए नॉट इज इक्वल टू 0 है। घूर्णी सदिश है, अर्थात डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0 है। समझ गए? देखो ध्यान से देखो, एरो देखो, घूम रहा है ना ये, इसका मतलब क्या है, यदि घूर्णन करेगा तो डेल क्रॉस ए नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। दूसरा देखो आगे, ये जो क्लॉकवाइज है इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं। देखो इस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से एरो बनाना बढ़िया से। और यहां बड़ा एरो, क्योंकि यहां क्या है, छोटी भंवर धाराएं होंगी, जो तरल घूमेगा उसका छोटा पथ होगा, बाहर वाले का पथ बड़ा है, इसलिए एरो बड़ी बनाई है हमने। यहाँ बाहर तेजी से घूमेगा, इसका मतलब यहाँ उसका परिमाण ज्यादा है, घूमने की दर क्या है, ज्यादा है। ये लो, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या है, घूर्णी सदिश है, ऐसे लिख लेना घूर्णी सदिश, और उसके नीचे लिखना डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0। अब सर ऐसा एग्जांपल बताइए, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसा एग्जांपल कौन सा होगा कि जिसमें जो कि अघूर्णी सदिश होगा, यानी जिसका कर्ल 0 होगा, डेल क्रॉस ए क्या होगा, 0 होगा। देखो इसके अंदर सिंपल सा आएगा, जैसे अपने जो हमने पढ़ा था, जो बिंदु आवेश एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से बाहर की ओर जो बल रेखाएं होती हैं, जो अंदर की ओर बल रेखाएं होती हैं, वो इस प्रकार से बनाना। क्या ये घूम रहा है, नहीं, ये केवल बाहर की ओर फैल रहा है, इसका घूमना नहीं है, ये अघूर्णी है। अघूर्णी सदिश क्षेत्र, सदिश तो क्यों है कि दिशा है, एरो है, ठीक है, तीर का चिन्ह है। अघूर्णी है, घूर्णन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये होगा कि डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, 0, क्योंकि इसका कर्ल 0 है, कर्ल 0 है, इसका मतलब ये घूर्णन नहीं कर रहा, ठीक। तो फिर कौन सा होगा, अघूर्णी सदिश, ठीक है, नोट करो इसको। अब इसमें एक पॉइंट आपको ये लिखना है कि ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका कर्ल 0 होता है, ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका कर्ल 0 होता है, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस 0 होता है उनको परिनाली के सदिश कहते हैं। लिखवाया था मैंने नोट, ऐसे ही आपको नोट लिख के यहाँ पर लिखना है, एक नोट डालना है, तो लिखो कि सदिश क्षेत्र जिनका कर्ल 0 होता है उन्हें संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, कि ऐसे सदिश जिनका कर्ल 0 होता है उनको स्पेशली एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है, संरक्षित क्षेत्र। अब कर्ल 0 किनका होता है, अघूर्णी सदिशों का, ठीक है।
तो इनको क्या होता है, उन्हें संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इसका उदाहरण है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का कर्ल 0 होता है। एक बिंदु आवेश जो रखा हुआ है, स्थिर बिंदु आवेश, उसके कारण बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, वो घूर्णन नहीं करती हैं, तो वहां पर वो सदिश क्षेत्र कैसा है, संरक्षी है। ठीक है, ये जरूर लिखना, देखो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद में आज इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कर्ल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू वेरी मच।